तो आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर 10 आहार आयोजन में। देखिए, आप वीडियो को देखते वक्त इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं आपको अधिक से अधिक वीडियो शेयर कर सकूं। यदि आपको किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन में समस्या हो या कोई चैप्टर में हो तो आप विद्यालय में ऑफलाइन आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि जो हमारे सिलेबस में परिवर्तन हुआ है कोरोना महामारी की वजह से, तो उसमें जो परिवर्तन है चैप्टर हमारा पूरा दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर आपके हटाए गए हैं या कौन से टॉपिक हटाए गए, कौन से में पढ़ने हैं। तो आप ये अवश्य ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए आपको वीडियो ऑनलाइन में तो आप मुझसे पूछ सकते और समस्या का समाधान आपका विद्यालय परिसर में किया जाएगा। साथ ही आप यूं नहीं बैठे रहें कि हम कल पढ़ लेंगे आज पढ़ लेंगे, तो उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं रहें और विशेष तौर पर आप पढ़ाई पर ध्यान दें, ये मैं आपसे मेरा निवेदन है। और आज इस चैप्टर 10 के अंदर मैंने आपको इससे पहले आहार आयोजन किसे कहते हैं और आहार आयोजन करते समय किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए और आहार आयोजन कैसे करें, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और आज हम बात करेंगे इसमें कि आहार आयोजन में संदर्भ इकाई किसे कहते हैं, इसका आपके आहार आयोजन में क्या महत्व है। तो संदर्भ इकाई से तात्पर्य है कि खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा से जिसकी हमें उस खाद्य पदार्थ पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। यानी सीधी सी बात हम यूं कहें कि खाद्य पदार्थ की वह कम से कम मात्रा जो उस व्यंजन को बनाने के लिए हमें चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, संदर्भ इकाई कहेंगे। मान लीजिए कि आपको एक चपाती बनानी है नॉर्मल, तो चपाती के लिए आपको 30 ग्राम आटे की आवश्यकता है। तो उस चपाती को बनाने के लिए आपको 30 ग्राम आटे की आवश्यकता जो पड़ती है, तो उस चपाती को बनाने के लिए आपको कितनी मात्रा की आवश्यकता है, आटे की 30 ग्राम की, एक सामान्य चपाती को बनाने के लिए। तो उसकी क्या कहलाएगी, संदर्भ इकाई की, जिसमें वो बन करके तैयार हो जाए। यहाँ तक कि पोषणिक आवश्यकताओं के अनुरूप, यानी परिवार के सभी सदस्यों की पोषणिक आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित आहार उपलब्ध कराने तथा सीमित संसाधनों द्वारा अपने स्वयं और परिवार के लिए संतुलित आहार आयोजन करने के लिए हमें संदर्भ इकाई का उपयोग करना चाहिए, ताकि परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता की या पोषणिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। क्योंकि आपको पता है कि संदर्भ इकाई में आपको ये पता होता है कि कितनी मात्रा में हमें कौन सी चीज लेनी जिसमें बनकर तैयार हो जाए। मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 5-5 4-4 रोटी खाता है, तो आपको कितना आटा लगाना है, तो उसकी क्या कहलाएगी, जो चीज बनाने के लिए जितनी मात्रा में आपको जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसकी क्या कहलाती है, संदर्भ इकाई कहलाती है। मान लीजिए कि 250 ग्राम आपको 2 व्यक्तियों के बीच में हरी सब्जी की आवश्यकता होती है, तो 250 ग्राम ही यूज करेंगे या उसकी मात्रा के अनुसार उपयोग मिलेगी, तो उसकी क्या कहलाएगी, संदर्भ। अब अगर क्वांटिटी सदस्य बढ़ जाती है तो उसके अनुसार आप क्या करेंगे कि हमें इस भोजन को बनाने के लिए इतनी मात्रा में इतने भोज्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी क्या कहलाएगी, वो संदर्भ इकाई कहलाती है। अब आपको चाहिए कि परिवार की पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पूरा करने के लिए आपको संदर्भ इकाई का उपयोग लेना होगा। कैसे, क्योंकि संदर्भ इकाई की सहायता से हम स्वयं अपने लिए संतुलित आहार का आयोजन कर सकते हैं। आहार आयोजन के लिए खाद्य पदार्थों की एक संदर्भ इकाई और मात्राएं निम्न प्रकार दी हुई आपकी बुक के अंदर भी है, एक सारणी बनी हुई जो कि मैं आपको समझा देता हूं। संदर्भ इकाई की एक छोटी सी सारणी उसमें दी हुई है कि अनाज, मान लीजिए 30 ग्राम आपको अनाज की आवश्यकता है, कितनी, एक सारणी में दिया अनाज आपको चाहिए 30 ग्राम। एक चपाती के लिए दूध आपको चाहिए 100 ml, मांस, अंडे, मछली
ये आपको चाहिए 50 ग्राम, यानी ये चीजें चलेगी आपके ग्राम में। सॉरी, अंडा यहाँ आएगा। अंडे आपको चाहिए इसमें 50 ग्राम। इस प्रकार से आपको दाल चाहिए 30 ग्राम, घी और तेल 5 ग्राम, शक्कर 5 ग्राम, फल 100 ग्राम, अन्य सब्जियां 100 ग्राम, हरी पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम, कंदमूल 100 ग्राम। यानी लगभग एक व्यक्ति के लिए इतनी मात्रा में आपको संदर्भ इकाई के लिए भोजन को बनाने की आवश्यकता होती, ताकि आपकी सभी पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए। यानी सभी चीजें जैसे अनाज, दूध, मांस, मछली, अंडा, दाल, घी, तेल, शक्कर, फल, अन्य सब्जियां, हरी पत्तेदार, कंदमूल, ये आपको सम्मिलित रूप से आपके भोजन में शामिल करना होगा, तब जाकर के आपकी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी। तो उसकी पूर्ति के लिए हमें चाहिए कि हमें हमारी संदर्भ इकाई के अनुसार एक व्यक्ति को कितनी भोजन की आवश्यकता होती है और उसको कितनी मात्रा में बनाया जा सकता है, लेकर के उसकी संदर्भ इकाई कहलाती है। तो ये हो गया आपकी संदर्भ इकाई। तो सीधी सीधे दोबारा दोहराता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य चपाती आपको बनानी है, तो चपाती के लिए आपको वो कम से कम मात्रा लेनी जिसमें वो बनकर तैयार हो जाए, तो उसकी क्या कहलाएगी? संदर्भ इकाई कहलाती। तो चपाती आपकी 30 ग्राम आटे में बनके तैयार हो जाएगी। तो 30 ग्राम जो आटा है, वो क्या अनाज है, वो क्या है आपकी, उसकी संदर्भ इकाई है। मान लीजिए एक व्यक्ति की 100 ग्राम या 100 ml दूध लेने से उसकी पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी संदर्भ इकाई। तो ये है उस भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए और पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो मात्रा ली जाती है, वो उसकी क्या कहलाएगी? संदर्भ इकाई कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि संदर्भ इकाई का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। वह महत्व मैं आपको समझा देता हूं कि संदर्भ इकाई का महत्व दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखिए आप इसमें कि संदर्भ इकाई का पहला महत्व मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला महत्व है कि संदर्भ इकाई की सहायता से भोज्य पदार्थों को बिना तोले या मापे घर में उपलब्ध किसी भी बर्तन में भरे जाने वाले विभिन्न भोज्य पदार्थों की मात्रा का अनुमान लगा करके संतुलित आहार का आयोजन हम कर सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति इतनी मात्रा में चीज को खाएगा, उतनी मात्रा में हम क्या करेंगे? एक बर्तन से माप तोल कर लेंगे बिना तोले, और उसकी पौष्टिक आवश्यकता होगी। यानी सीधी सी बात है कि घर में जितने सदस्य होंगे उतनी कटोरी आटा हम लेकर के भाई एक व्यक्ति 4 चपाती खाएगा, तो 30 ग्राम की 4 कटोरी आटा उसका माप लेंगे, 4 हमारा माप लेंगे, 3 किसका माप लेंगे, 2 कटोरी बच्चे का माप लेंगे, तो हमारी क्वांटिटी बराबर हो जाती है। नंबर 2 महत्व है, न केवल विद्यार्थी बल्कि कम पढ़ी लिखी अथवा अनपढ़ी या अनपढ़ गृहिणी भी संदर्भ इकाई का सुगमता पूर्ण आहार आयोजन कर सकती है, क्योंकि उसको अनपढ़ जो महिला होती है वो अपने अंदाजे से या घर में किसी भी माप तोल वाले कोई भी बर्तन से वह माप करके और उस पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। तीसरा महत्व है कि सस्ते भोज्य पदार्थों द्वारा भी संतुलित आहार किया जा सकता है। यानी सस्ते जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको आप बाजार से खरीद करके कम मूल्य में उससे भी भोज्य पदार्थों में विविधता परिवर्तन करके उससे भी पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति या संतुलित भोजन बनाया जा सकता है। नंबर 4 है, परिवार की आय एवं पारिवारिक सदस्यों की रुचि के अनुसार गृहिणी भोज्य पदार्थों में से विभिन्न भोज्य पदार्थों का आसानी से चयन कर संतुलित भोजन बना सकती है कि किस सदस्यों को कौन सा भोजन पसंद है, कौन सा नहीं है, तो उनकी रुचि के अनुसार, आय के अनुसार आप भोजन का चयन करके और परिवार के प्रत्येक सदस्य का उनमें से चयन करके उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। चौथा महत्व है। 5वां है लास्ट आपका महत्व, संदर्भ इकाई की सहायता से गृहिणी परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि का ध्यान रखते हुए पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप आहार आयोजन सुगमता से कर सकती है। तो संदर्भ इकाई की सहायता से गृहिणी प्रत्येक सदस्य की रुचि का, यानी किसको क्या पसंद है उसका ध्यान रखते हुए उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति वह कर सकती है। किसके ऊपर निर्भर करता है? गृहिणी के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ क्लियर होता है कि संदर्भ इकाई किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। ये 5 महत्व मैंने इसके बता दिए आपको। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस अध्याय के अंदर मैं आपको एक और उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा
कि एक किशोरी को दिन भर में भोज्य पदार्थों की कितनी संदर्भ इकाइयां सम्मिलित करनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको बता दूं। देखिएगा आप इसमें कि किशोरी का आहार किस प्रकार से संतुलित बनाया जा सकता है। एक मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपसे पूछ लिया जाए कि एक दिन में एक किशोरी के लिए आप उसका आहार किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं, तो देखिए संतुलित आहार कैसे बनाओगे किशोरी के लिए। तो एक किशोरी की प्रतिदिन की आहार योजना में संतुलन होना चाहिए। साथ ही उदाहरण के लिए किसी दिन अनाज की 10 इकाइयों की जगह आपने मान लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको अंडा, मांस, मछली, दूध, अन्य सब्जियां, फल, अन्य हरे पत्तेदार सब्जियां, कंदमूल, ये टोटल हमारा कितना हो गया था 10। तो उन 10 इकाइयों की जगह हमने मान लीजिए कि किसी दिन 2, 5, 10 में से मान लीजिए कि आपने 8 या 9 इकाइयां लिए। मतलब आपने दूध है, यहाँ तक कि आपके दाल, अनाज, कंदमूल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, शक्कर, घी, तेल, इनमें से कोई 2 इकाइयां आपकी कम हो गई मान लो। तो मान लो कि वो 2 इकाइयां कम होने पर क्या उस किशोरी के भोज्य पदार्थ पे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एक किशोरी के लिए प्रतिदिन एक किशोरी का आहार किस प्रकार से संतुलित आप बना सकती हैं। यानी खुद आप किशोरी हैं, लड़की हैं, तो आपका आहार आप संतुलित किस प्रकार से बनाएंगी। तो देखिए कि एक किशोरी की प्रतिदिन की आहार योजना में संतुलन होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं हो, बिल्कुल संतुलन बना हो। किसी दिन अनाज की 10 इकाइयों की जगह 8-9 इकाइयां, तो किसी दिन 11 से 12 इकाइयों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो 10 इकाइयां आपने ली, किसी दिन 8-9 गई, तो किसी दिन 11-12 कर दो, तो वह इधर की पूर्ति उधर हो जाएगी। इसी प्रकार किसी दिन हरे पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खा सके, तो किसी दिन इसकी 1.5 से 2 गुनी मात्रा हम खा लेते हैं। तो मान लीजिए किसी दिन हमने हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई, तो किसी दूसरे दिन हम या तीसरे दिन इसकी 2 गुना मात्रा खा लेते हैं या खा लेती हैं। लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन लंबे समय तक यानी कमी अधिकता की ओर नहीं होना चाहिए। यूं नहीं कि लंबे समय के लिए हमने किसी तत्व की या किसी सब्जी की या घी, तेल की या शक्कर, अनाज, गुड़, घी, XYZ, कंदमूल, हरी पत्तेदार सब्जी, अन्य सब्जियों में कोई परिवर्तन लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके शरीर में कोई भी परिवर्तन या पौष्टिक या संतुलित भोजन आपको नहीं मिल पाएगा। लंबे समय तक ऊर्जादायक पदार्थ जैसे मान लीजिए मिठाइयों का सेवन अधिक मात्रा में मोटापे की ओर ले जाएगा आपको, यानी अधिक ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ खाने से आपके मोटापा बढ़ सकता है। यहाँ तक कि वृद्धि कारक या सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ जैसे मान लीजिए दालें, फल व सब्जियों में कमी होने पर शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाएगी। मान लो आपने दालें, सब्जियां, फल लंबे समय तक नहीं खाए, तो आपके शरीर की ग्रोथ यानी वृद्धि क्या होगी, रुक जाती है। तो रुकावट और रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है और हमारी आहार योजनाएं संतुलित भी होनी चाहिए। संतुलित का मतलब उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व युक्त हमारा भोज्य पदार्थ हो, ताकि हमारे शरीर में संतुलन बना रहे। तो ये था आपके किशोरी के लिए आहार आयोजन किस प्रकार से करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इसके लिए बाद में आपसे बात करूंगा कि आहार आयोजन के हमारे क्या लाभ हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूं। आहार आयोजन का लाभ हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से होगा वो देखिएगा आप। आहार आयोजन का लाभ तो देखिए, पहला नंबर 1 जो लाभ है कि आहार आयोजन करने से हमें क्या लाभ मिलता है, तो नंबर 1 देखिए, न केवल छात्रा बल्कि कम पढ़ी लिखी गृहिणी भी संदर्भ इकाई की सहायता से सफलता पूर्वक आहार आयोजन कर सकती है। न कि पढ़े लिखे छात्र छात्रा बल्कि अनपढ़ गृहिणी भी आपके आहार आयोजन सफलता पूर्वक कर सकती है। पहला लाभ है आपके आहार आयोजन का। नंबर 2, आर्थिक स्थिति के अनुरूप भी आहार आयोजन को संतुलित बनाया जा सकता है, क्योंकि मौसम के अनुसार हर सब्जी, हर फल
सस्ता मिलता है तो कम आय में भी एक गृहिणी संतुलित आहार सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों युक्त सब्जियों फलों का समावेश करके वो संतुलित आहार बना सकती है। दूसरा लाभ। तीसरा, घर में उपलब्ध बर्तनों में भरकर भोज्य पदार्थों की मात्रा का अनुमान लगाकर संतुलित आहार का आयोजन किया जा सकता है। तो माप तोल का अगर पता नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, घर में कोई बर्तन है उससे माप तोल के उससे भी आप आहार आयोजन परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर सकती हैं। नंबर 4 लाभ है, 1 वर्ष तक के शिशु को उपभोक्ता इकाई में सम्मिलित नहीं किया जाता। उपभोक्ता इकाई का मतलब क्या है कि इसको 1 वर्ष तक के बच्चे को उपभोक्ता इकाई में सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी इसका कोई माप तोल नहीं होता है, क्योंकि बच्चा दूध या अन्य कोई भी चीजें इनका सेवन करता है तो आपकी उपभोक्ता का मतलब भोजन ग्रहण करने वाली इकाई में आप 1 वर्ष के बच्चे को सम्मिलित नहीं करेंगे। इसके बाद 5वां लाभ है, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आहार की आवश्यकताएं रुचि के अनुकूल आहार आयोजन आप आराम से कर सकती है कि कौन कितनी मात्रा में खाएगा, किसको कौन सा आहार पसंद है, उसके अनुसार आप आहार आयोजन आसानी से कर सकती हैं। और लास्ट फेज में गृहिणी अपनी आय रुचि एवं उपलब्धता के अनुसार विभिन्न भोज्य पदार्थों का अपनी आय रुचि एवं उपलब्धता के अनुसार विभिन्न भोज्य पदार्थों का सरलता पूर्वक चयन कर संतुलित आहार बना सकती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये गृहिणी के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार संदर्भ इकाइयों की सहायता से आप स्वयं के लिए संतुलित आहार का आयोजन कर सकते हैं। संतुलित आहार के उपभोग से आप स्वस्थ क्रियाशील रहेंगे और कई प्रकार की क्रियाशीलताओं के आधार पर, चाहे कम क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील हो, मध्यम क्रियाशील हो, आप अपना स्वस्थ संतुलित आहार बना सकती है। इसी के साथ ये आपका लेसन समाप्त होता है। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तो आहार आयोजन किसे कहते हैं, आहार आयोजन का महत्व जो कि मैंने बता दिया है, आहार का समय आपका कैसा होना चाहिए जो मैं आपको आगे बता चुका हूं, पौष्टिक आवश्यकताएं भोजन की स्वीकार्यता कैसी हो, संदर्भ इकाई किसे कहते हैं, इसका आहार आयोजन में क्या महत्व है, और एक कुशल गृहिणी के रूप में आप आहार आयोजन कैसे करेंगी समझाइए। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन किताब के पीछे दिया हुआ है कि आप कुशल गृहिणी के रूप में आहार आयोजन कैसे करेंगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बिंदु बताए हैं कि पूरे दिन को एक इकाई माने, परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार आहार आयोजन की संख्या, दिन भर में दिए जाने वाले आहार की संख्या को घटाकर या बढ़ाई जा सकती है। आहार आयोजन करते समय गृहिणी एक बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक आहार के मध्य 2 या 3 से घंटे का अंतराल होना चाहिए। रात्रि के समय 8 से 9 बजे के बाद गृहिणी की आदत हो तो गृहिणी को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि का यह भोजन हल्का हो और सामान्य पाचन संबंधी समस्या न हो। तो 8-9 बजे के बाद यदि भोजन लेते हो तो बिल्कुल हल्का फुल्का लेना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क करके और पूछ सकते हैं। अभी तक जो भी चैप्टर आए और नए सिलेबस के अनुसार भी आप विद्यालय में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा समय विद्यालय में 10 से 1 का, तो अभी फिलहाल आप उसी समय आकर के मुझसे संपर्क करें। थैंक यू सो मच।